राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम करने वाले हैं आपके एचएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक और इंडिया जीके के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं उनमें यहां से क्वेश्चंस जरूर आता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान से संबंधित क्वेश्चंस, जहां से आपके एग्जाम्स में कम से कम 2 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और पूरे संविधान की बात कर ले तो पूरी पॉलिटी हो गया, और पॉलिटी से लगभग है वो 6 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। लेकिन आज वाली क्लास से आपको 2 क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज वाली क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं आज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखना, और जो क्वेश्चंस मैं यहां पर बताने वाला हूं उनको क्लास में ही आप सभी को याद कर लेना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, जिसको रियली में सिलेक्शन लेना है, उसको आज वाली क्लास की वैल्यू पता होगी। जब वो क्लास को देख रहा होगा तब समझ में आ जाएगा कि आज सर हमारे लिए क्या करवा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से इस मामले पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। आप सभी को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप सभी जानते हो, लेकिन आपको यह बताना है कि कौन से मामले में लोकसभा और राज्यसभा को है वो समान शक्तियां नहीं दी गई। कौन से मामले में नहीं दी गई? तो भाई धन विधेयक पारित करने के मामले में है ये शक्तियां हैं वो राज्यसभा और लोकसभा को बराबर नहीं दी गई। ये धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के तहत पारित किया जाता है, ये हमने अनुच्छेद वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो अनुच्छेद नंबर 110, अनुच्छेद 110 के तहत है धन विधेयक पारित किया जाता है। अब यहां से आपसे क्या पूछता है कि धन विधेयक है राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। कौन सी में? सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। कौन सी में आता है? लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। तो इसलिए राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां हैं वो बराबर नहीं है। तो जो राष्ट्रपति सिफारिश करता है उसके तहत ये होता है। लेकिन यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि धन विधेयक है लोकसभा में ही पेश किया जाता है या पारित किया जाता है। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, इसे केवल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब कुछ जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। निर्णय का अधिकार किसके पास होता है? क्योंकि कोई भी विधेयक है, जो धन विधेयक है, वो सही है या नहीं है, इसका कोई तो निर्णय करता होगा। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्योंकि लोकसभा में ये पारित किया जाता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इसको पास करता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। राज्यसभा के पास क्या शक्ति होती है? भाई लोकसभा में पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास इसको अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होती, और 14 दिनों के अंदर उनको ये क्या करना होता है? पास करना होता है। ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है कि वो धन विधेयक को अपने पास सिर्फ कितने दिन तक रख सकते हैं। एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 14 दिन तक वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, फिर उनको पास करना ही पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि चुनाव आयोग खालिस्तान राज्य विधानमंडल और राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। देखिए क्या है, चुनाव आयोग है, उसमें कौन है जो राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो ये हो गया संसद। ठीक है जी। यानी कि इसमें यहां पर क्या है, जो चुनाव आयोग होता है वो संसद के लोगों को, राज्य के विधानमंडल के लोगों का, राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। संचालन का मतलब क्या होता है? चुनाव करवाने का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। ओके जी। चलिए
आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाई 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यहां पर क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष क्या है? मत डालने का अधिकार। मत मतलब वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार है वो आपको 18 वर्ष की आयु में दिया जाता है। वोट डालने का अधिकार, ठीक है जी, वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में वोट डाल सकते हो। 25 वर्ष की आयु में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आप हो जाते हो। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम आयु। अधिकतम अगर आपसे पूछे, किसी के बारे में पूछे, हमारे भारत में अधिकतम आयु नहीं है, न्यूनतम आयु है, अधिकतम नहीं है, ठीक है जी। और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का, तो उसके लिए आयु कितनी है? वो है आपकी 30 वर्ष है, ठीक है जी, 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संसद खालिस्तान से मिलकर बनती है। जो हमने अभी संसद के बारे में बात की थी वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी से मिलकर बन रही होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। सांसद नहीं, संसद, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सांसद वो होते हैं जो प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार जिनके पास होता है, ठीक है जी, वो अपना नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री, समझ रहे हो, सांसद बनते हैं जो अपने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सदन के बारे में सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए क्या है, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति संयुक्त स्तर की अध्यक्षता करते हैं? नहीं। राष्ट्रपति संयुक्त स्तर के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? ये बिल्कुल ठीक है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त स्तर का आयोजन किया जाता है? ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों ठीक है। अगर आपका अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो फिर वो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाला है। और एचएसएससी है आजकल अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, ये बात आप सभी जानते भी हो। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? जो मूल लेख था उसमें कितने अनुच्छेद थे? सबसे पहले संविधान के बारे में आपको बता देता हूं। जो भारतीय संविधान की बात होती है, मूल संविधान के बारे में बात करते हैं। मूल संविधान की जो बात होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय जो चीजें थी उसके लिए मूल संविधान की बात होगी। वर्तमान संविधान की अगर बात होगी तो इसका मतलब है कि उसमें जो चेंज करके बाद अभी जो चीजें हैं, वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है, जिस समय अभी है, यानी 2026 में जो जो चीजें हैं उसके बारे में पूछता है, वो वर्तमान का हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में, मूल का मतलब समझ गए ना, मैंने आपको समझा दिया है कि मूल का कहां पर अर्थ होगा और वर्तमान का कहां पर होगा। अब मूल का आपको बताना है कि मूल में कितने थे। तो मूल में भाई 22 भाग थे, 22 भाग थे। 395 क्या थे? अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद हो जाएंगे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में क्या हुआ? भागों की संख्या बढ़ाकर क्या कर दी गई? 25 भाग कर दिए गए। आप बोलोगे सर जी ये होता क्यों है, कैसे हो रहा है? देखो हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं इस चीज के बारे में कि बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं जिसके तहत इनको बढ़ा दिया गया है।
तो संविधान संशोधन होते रहे, नई नई चीजें ऐड होती रही, उस वजह से ये हो गया है। अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 448 है। लेकिन अगर जो छोटे छोटे और हैं, यानी कि जो अनुच्छेद में और पार्ट बनाए हुए हैं, अगर हम उनको भी मान लेते हैं तो इनकी संख्या 448 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 470 हो जाती है। अब ऑप्शंस में आपको 448 दिखे तो इसका मतलब है कि वो अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके पार्ट के बारे में बात नहीं। और अगर वो छोटे वाले भी ऐड कर देगा तो कितनी हो जाएगी? 470 हो जाएगी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो 22 भाग मूल में, अभी वर्तमान में 25। मूल में 395 अनुच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा 395। वर्तमान में 448 और 470। 8 अनुसूचियां, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक तो ये हुई थी भाई 24 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले ये हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा यहाँ का क्या चुन लिया गया था? राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहले प्रधानमंत्री कब कौन बने थे? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री है ना, वो बने थे भाई जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इलेक्शन हुए थे हमारे 1951-52 में। ओके, इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो वो तैयार हुआ था भाई 26 नवंबर 1949 को। इस दिन क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए बनकर तैयार कब हुआ? बनकर तैयार तो 26 जनवरी 1949 हो जाए, सॉरी 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। और लागू पूछेगा कि लागू कब हुआ, तब यह होगा 26 जनवरी 1950। बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इतना समय इसके लिए लगा था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर जनवरी की बात आई है तो एक क्वेश्चन सभी कमेंट करके बताएंगे, 30 जनवरी 1950 को कौन सी घटना हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ये टॉपिक। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे 30 जनवरी 1950 को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ठीक है जी, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और उस घटना का आपको बताना है कि कौन सी घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? जब हमने अनुच्छेद पढ़ा था, कल ही तो हमने अनुच्छेद पढ़े थे, कल नहीं मतलब 1-2 दिन पहले ही हमने पढ़े थे, तो वो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में था। स्पेशली अनुच्छेद की क्लास करवाई थी कि एग्जाम्स में आते हैं बहुत सारे। तो अनुच्छेद नंबर 1 में ही बोला गया है, अनुच्छेद नंबर 1 में ही यह बात बोली गई है कि भारत है अर्थात इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यह नहीं बोला गया कि भारत एक देश है, भारत राज्यों का संघ है जिसमें अलग अलग राज्य हैं, वो सारे मिलकर हमारा एक देश बनता है। ठीक है, हमारे देश में आने की आजादी सभी को है, कोई भी आ सकता है। पाकिस्तान भी हमारे देश में आना चाहे तो आ सकता है, बांग्लादेश भी मिलना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाने की आजादी नहीं है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद नंबर 1 में हो जाएगा। और जिनको ये नहीं पता 30 जनवरी वाला, कमेंट सेक्शन में देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत से संबंधित है? बताइए, उपाधियों के अंत से कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, और 1-2 दिन पहले ही करवाया था। ठीक है, उपाधियों का अंत या उपाधियों का उन्मूलन, उसके बारे में बात की थी। और इससे पहले क्या था? अस्पृश्यता का अंत था। तो अनुच्छेद नंबर 17 जो एग्जाम्स में बहुत बार आता है, यह किसका था? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत था। ठीक है, और ये जो उपाधियों का अंत था वो था अनुच्छेद नंबर 18 में।
अनुच्छेद नंबर 18 में था। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 16 क्या था? अवसर में समानता। जैसे अभी मैं YouTube पर क्लास डाल रहा हूं, आप सभी को बराबर अधिकार है, अवसर की समानता है सभी को, आप डाल सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है जी, तो अवसर की समानता हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर क्या है? 19, ये स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? आजीविका आप बोल सकते हो इसको, कि कोई भी व्यक्ति है कहीं पर भी कमाकर खा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। ठीक है, अपनी दुकान, रेडी वगैरह जो भी और कोई काम है वो भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस चलाना है, व्यापार करना है, वो आराम से कर सकता है। ये किस में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अपने को बताना है। तो हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, और वो कौन से में था? अनुच्छेद नंबर 19 में था। अब अनुच्छेद नंबर 19 इसी में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 19 सिर्फ इसी में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 19 के भाग 1 के जी वाले पार्ट में है, जो मैंने आपको बताया ना 448 से 470, वो ऐसे नहीं हुए, वो इस प्रकार से हुए हैं। देखो 19 का 1 के भाग जी में है, कौन सा? जो ये कि आप व्यापार कर सकते हो, कहीं पर भी अपनी आजीविका कमा सकते हो। आप बोलोगे सर जी से पहले तो ABCD एफ आया, एफ तक भी आए होंगे, उनके बारे में बताइए, क्योंकि एग्जाम्स में ये आया है तो बाकी भी आ सकते हैं। तो अब ये आया है तो बाकी को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो चीज एक बार आ चुकी है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ए नहीं लिखा हुआ तो ए मैं आपको बता देता हूं। 19 का जो 19I जो पार्ट है उसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। आप सभी किसी के खिलाफ बोलते हो ना, तो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तभी हम है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के बारे में बोल सकते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता, वह इसी में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, वो बात अलग है कि प्रेस अच्छे से काम करे या ना करे स्वतंत्र रूप से, लेकिन है हमारे अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद नंबर 19 के भाग ए में जो है वो बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है। भाग बी में क्या है? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। जो आंदोलन चल रहा है ना, आपने देखा होगा, अभी सोनम वांगचुक जी बैठे हैं हमारे देश के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन ये सरकार ने ये माना हुआ है कि कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी कर ले, हम नहीं सुनने वाले। ठीक है, इस वजह से मैंने भी नहीं बोला, मैंने भी इस बारे में नहीं बात की नहीं है। CJP कर रही है, कोई नहीं कर रहा है भाई, देश का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ है, आप उससे बात कीजिए कि क्या बात है जी। ठीक है जी, तो ये चीज होती है। लेकिन छोड़िए, पढ़ने पे फोकस करते हैं, अभी एग्जाम्स आने वाला है। तो अनुच्छेद नंबर बी है वो शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता देता है हमें। जो भाग सी है वो संघ या समिति बनाने का स्वतंत्रता देता है। संघ बना सकते हो, समिति बना सकते हो, जैसे CJP है ना, वो एक पार्टी बन सकती है, एक संघ बन सकता है। तो उस प्रकार से है कि संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। डी वाले पार्ट में क्या है कि देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, आप उदयपुर जा सकते हो, आप चित्तौड़गढ़ जा सकते हो, आप अपने यहाँ पर कुल्लू मनाली कहीं पर भी जा सकते हो, शिमला वगैरह, कश्मीर वगैरह, जहां पर भी। ठीक है, तो इसलिए तो उसकी स्वतंत्रता दी गई है। भाग ई में क्या दिया गया है कि देश में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, कि कहीं पर भी जाके आप रह सकते हो, वहां पर मकान बना के आप रह सकते हो, निवास करने की स्वतंत्रता है, किराए पे लेकर रह सकते हो। उसके अलावा भाग जी में है तो ये अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यवसाय या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, कमाने खाने के लिए। ठीक है जी, तो वो आजीविका था, मैंने पहले बता दिया था, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये सारे पूछता है, तो क्योंकि एक आया हुआ है तो बाकी भी आ सकता है, इसलिए मैंने सारे के सारे बता दिए। सॉरी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो प्रदान करता है? बताओ, अभी तो बताया कि आप कोई भी चीज है वो अभिव्यक्त कर सकते हो।
तो अनुच्छेद नंबर 19 हो जाएगा। 21 है, बहुत जरूरी है। 21 है, याद करवाया था, छोटे बच्चों की शिक्षा का अधिकार। ठीक है जी, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 21A के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 25 से 28 है, वो किस चीज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, और मैं इनके बारे में क्यों नहीं बता रहा, तो जो जिन्होंने अनुच्छेद वाली क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि मैं बता चुका हूं। बस ये कुछ उनमें से जो क्वेश्चंस है, कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ और अच्छे लेवल के हैं जो उसमें हमने नहीं किए थे, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस आज वाली संविधान वाली क्लास में हमने ऐड किए हैं। अब देख लो 25 से 28 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। अनुच्छेद नंबर 25 क्या है कि अंतकरण की स्वतंत्रता दी गई है। सिखों कृपाण धारण करने, सिख धर्म है, ठीक है जी, जो सिख धर्म के लोग हैं उनको क्या है, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। जैसे सिख धर्म के लोग हैं वो अपनी पगड़ी बांधते हैं तो वो हेलमेट नहीं लगाते, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। उनको कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है। उनको और भी कई चीजें वो रखते हैं तो वो उनको सारी चीजें रखने की स्वतंत्रता दी गई है। समझ रहे हो? तो ये स्वतंत्रता होती है। आप धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, तो ये चीज है। आप जो मंदिर में जाते हो या भंडारा वगैरह का प्रोग्राम होता है, गुरुद्वारे में जो लंगर वगैरह चलते हैं, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है जी, वो करने की आजादी दी गई है। अनुच्छेद नंबर 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो हमने बता दी है। अनुच्छेद नंबर 27 में दी गई है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमन धर्म विशेष की प्रगति के लिए व्यय किए जाते हैं। ठीक है जी, कि धर्म के लिए खर्च करने के लिए उनको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। करों का मतलब होता है कर मतलब टैक्स, उसकी यहां पर बात हो रही है। अनुच्छेद नंबर 28 में है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे अपने स्कूल कॉलेज वगैरह है ना, उसमें किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर धर्म की शिक्षा देनी है तो उसके लिए अलग चीज होगी, जैसे मंदिर हो गए, ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, जो गुरुकुल वगैरह हो गए वो चीज। तो ये समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है 28 वाला, ये याद कर लेना, एग्जाम्स में आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब समझते हो, यानी जो कम लोग हैं, जो अल्प का मतलब होता है कम संख्या में जो लोग हैं, उनके से संबंधित आपसे पूछा है। तो उनसे संबंधित जो हितों का संरक्षण है वो अनुच्छेद नंबर 29 में उनके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 29 में बात की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, सारे के सारे समझाने वाला हूं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो सबसे पहली चीज है ये 51A में है। इसमें 51A, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 तक क्या दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है जी, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो यूएसए से लिए गए हैं। उसके बाद 36 से 51 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, तो वो किससे 36 से 51 में हो जाएंगे, वो आयरलैंड से अपने लिए गए हैं, 36 से 51 में हो जाएंगे। उसके बाद 51A में है, ये है हमारे मौलिक कर्तव्य। 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, इनको शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको 51A में शामिल किया गया है। लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मूल संविधान था, क्या उसमें मौलिक कर्तव्य थे?
बिल्कुल भी नहीं। जब हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हुआ था, उसमें क्या थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे भाई। क्या बात समझ में आ गई? उसमें क्या नहीं थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो इनको बाद में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया, और इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10 थी। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है भाई 11। ठीक है, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था, उस समय इनकी संख्या थी 10, और अभी वर्तमान में संख्या 11 है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 51A में है, मौलिक कर्तव्य। और ये कहां से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं, रूस से इंस्पायर हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बता दूं मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। जैसे हमारा तिरंगा है, उसका सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारा देश है, इसको स्वच्छ रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है जी, उन्होंने अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। अगर आप इस पार्टी के चक्कर में इसको गलत बोल देते हो, इस पार्टी के चक्कर में इसको गलत बोल देते हो, ये पार्टियां किसी के नहीं हैं, इनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। ठीक है, जिन्होंने हमारे लिए किया है ना, उनको आप तो मत गलत बोलिए। वो तो मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं गलत, आपको गलत नहीं बोलना। चाहे किसी ने 1% भी काम किया है इस देश के लिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और अब वर्तमान में कौन है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों वाला काम? वर्तमान में कौन करते हैं? जैसे अभी सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी का काम कर रहे हैं। जो हमारे जितने भी फौजी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे पुलिस वाले भाई हैं, ये वो काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे ना, तो देश फिर कुछ नहीं रहेगा। तो इनका सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसका आंसर कीजिए। मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद नंबर कौन से में सूचीबद्ध किया गया है? तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, दोनों का मतलब एक ही है। मूल, अब इस मूल से वो मत समझ जाना मूल संविधान पूछ रहा है, नहीं। मूल कर्तव्य लिखा है, तो मूल का मतलब है यहां पर मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 है। तो आप 11 लिखोगे, 10 नहीं। वैसे 10 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो 11 जो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये जो हमने बताया था, ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है, और ये भाग 4A में है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और अनुच्छेद नंबर 51A में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद खालिस्तान अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चंस। राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। कौन से अनुच्छेद? सिंपल सी बात है, ये बोला गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो चीजें हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, ये अपने को बताना है। ये अपने को बताना है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक है। सबसे पहले कि राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद नंबर 52 में है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है, वो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी तो मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूं, अनुच्छेद वाली क्लास आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है जी, चलिए, और जिसने नहीं पढ़ी पढ़ लेना। ठीक है, कौन सी क्लास थी? अगर जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, क्योंकि डेली नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो जिनको नहीं पता, तो ये वाली क्लास करवाई थी भाई मैंने, अनुच्छेद वाली। हमेशा यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है, बताइए। तो अनुच्छेद नंबर 63 हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 63 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संस्कृत विषय में संबंधित है?
इसका मतलब है कि हमारे भारत का कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं, चाहे वो निर्वाचन हो गया या उनके निर्वाचन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित है, तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद नंबर 71 हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है उनको निपटारा करने का काम है वो इसमें है। अंतिम फैसला लेना है वो कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या उसका मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा से मामले में क्षमादान करने का अधिकार देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को, दो लोगों को यह अधिकार दिया गया है, एक दिया गया है राष्ट्रपति को, एक दिया गया है राज्यपाल को। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान में क्या फर्क होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। क्षमादान में है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या फर्क होता है? राष्ट्रपति है वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल है उसकी सजा को माफ नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज है जो हमारी फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनमें अगर जो भी चीज हुआ है, यानी कि जो फौजियों से संबंधित काम है, उनमें जो सजा मिली है उसको कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। बाकी और जितनी भी सजाएं हैं वो अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होता है, ठीक है। तो हमें राष्ट्रपति का बताना है कि राष्ट्रपति के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। राज्यपाल का हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को 72 के अनुच्छेद नंबर 72 के तहत ये क्षमादान का अधिकार दिया गया है, जो फांसी की सजा और जो सैन्य चीजें होती हैं, जो सैन्य प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन है वो ये कर सकता है, सजा को कम करने का या क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। बाकी सजाएं हैं वो राज्यपाल भी कर सकता है। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के भाग 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? तो देखो, समझो इसको कि भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 103 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 100 के भाग 3 में क्या दिया गया है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए कितने लोग होने चाहिए? तो उसके लिए होने चाहिए भाई 1/10, 1/10, यानी कि 1/10, 1/10वां भाग। इसको क्या बोल सकते हो? 10वां भाग बोल सकते हो। तो इसका क्या बोला जा सकता है? इसको ऑप्शंस कैसे लिख के देता है वो मैं आपको बता देता हूं। 10वां भाग ये भी लिख के दे सकता है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा आजकल HSSC इस प्रकार से देने लग गया 10%, तो ये भी है। तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है जी, कि भाई 100 सदस्य हैं तो उसमें से 10 होने चाहिए। तो 1/10 मतलब 100 का 10 तो कितना हुआ? 10। 10वां भाग मतलब 10 और 10% मतलब 10। तो सभी का मतलब यही होता है, तो ध्यान रख लेना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अब संसद के समक्ष जो बजट का विवरण प्रस्तुत करने की जो संवैधानिक आवश्यकता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद नंबर 112 में दिया गया है। किसमें दिया गया है भाई? अनुच्छेद नंबर 112 में ये चीज दी गई है। और यहां पर एक अपने को ध्यान रख लेना है, आपके एग्जाम से पूछा जाता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है? तो ये होता है भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है जी। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है जी। यानी कि जो नए साल की शुरुआत होती है फाइनेंशियल ईयर में तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। चलिए, जैसे 31 मार्च गया तो 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल से नई साल शुरुआत, फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है कि जो राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 153 से 167।
अब ये वो लास्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान की शक्ति से संबंधित है, राज्यपाल को समाधान की शक्ति देता है। तो ये देता है भाई अनुच्छेद नंबर 161। ये दो में समाधान नहीं कर सकता पूरा पूरा। एक तो कौन सा है भाई, सैन्य से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको, जिनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, वो राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा फांसी की सजा वो राष्ट्रपति जी करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल सारे कर सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 61। अब आप बताना कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है, राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत है वो समाधान की शक्ति दी गई है। अभी मैंने याद करवाया था क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो भाई हमारे संविधान से ये इस टाइप के क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज वाली क्लास में करवाए हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, याद नहीं हुए, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना। एक तो ये वाला दोबारा से रिवीजन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 19 वाले में आपको प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि उसके पार्ट ज्यादा थे। ठीक है जी। तो ए में है बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, बाकी आपको यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार रिवीजन कर सकता हूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और ज्यादा पढ़ना है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।